दोस्तों कल्पना कीजिए, साल 2040 का आसमान है, सामने दुश्मन के रडार चमक रहे हैं, मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और दर्जनों फाइटर जेट भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी आसमान में एक ऐसा विमान दिखाई देता है जिसे दुश्मन का रडार ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहा। उसके साथ कोई एक दो ड्रोन नहीं, बल्कि कई स्वायत्त ड्रोन हवा में अलग अलग दिशाओं में फैल चुके हैं। कोई दुश्मन के रडार को खोज रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा है और कोई अपने सेंसर से पूरे युद्ध क्षेत्र का नक्शा तैयार कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सबको एक ही मुख्य लड़ाकू विमान नियंत्रित कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ भविष्य की कल्पना है या भारत वास्तव में इसी दिशा में कदम बढ़ा चुका है? दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत की अगली पीढ़ी की एयर पावर को लेकर जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने दुनिया की बड़ी रक्षा शक्तियों का ध्यान खींचा है। भारत अब केवल मौजूदा पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने की रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की छठी पीढ़ी की युद्ध प्रणाली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी चर्चा के केंद्र में आता है फ्रांस के नेतृत्व वाला फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ एक नए फाइटर जेट की नहीं है। असली कहानी है उस पूरे युद्ध नेटवर्क की जिसमें फाइटर जेट, ड्रोन्स, सैटेलाइट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य के हथियार एक दूसरे से जुड़े हों। यही वो बदलाव है जो पांचवी और छठी पीढ़ी के युद्धक विमानों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आज की पांचवी पीढ़ी की मशीनों में स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्किंग पहले से मौजूद है, लेकिन छठी पीढ़ी का लक्ष्य केवल एक बेहतर विमान बनाना नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसा पूरा कॉम्बैट क्लाउड तैयार करना जिसमें आसमान का हर सेंसर और हर प्लेटफॉर्म एक साझा नेटवर्क का हिस्सा बन सके। अब जरा भारत की स्थिति समझिए। भारत के सामने एक तरफ चीन है जिसने J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर को बड़ी संख्या में अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी वायुसेना लगातार चीन से आधुनिक प्लेटफॉर्म और एयर डिफेंस तकनीक हासिल कर रही है। ऐसे माहौल में भारत के लिए सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। आने वाले युद्ध में सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितने फाइटर जेट हैं, बल्कि सवाल ये होगा कि आपका सिस्टम कितनी तेजी से दुश्मन को देख सकता है, उसके डेटा को समझ सकता है और सही समय पर सही प्लेटफॉर्म को कार्रवाई के लिए भेज सकता है। यही वजह है कि भारत की नजर अब भविष्य की तकनीकों पर है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। FCAS को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जितनी बातें कही जा रही हैं, उनमें से कई अभी अनुमान या संभावित तकनीकों पर आधारित हैं। भारत के लिए किसी छठी पीढ़ी के विमान की अंतिम खरीद या किसी गुप्त समझौते की पुष्टि मान लेना जल्दबाजी होगी। असली महत्व उस रणनीतिक दिशा का है जिसमें भारत आगे बढ़ना चाहता है, और इस दिशा में फ्रांस एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। भारत और फ्रांस के रिश्ते केवल राफेल खरीद तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और हिंद महासागर की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से सहयोग रहा है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद जब भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ा था, तब फ्रांस ने भारत के साथ संवाद बनाए रखा। कारगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 की भूमिका ने भी भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी विमानन तकनीक के बीच विश्वास को मजबूत किया। बाद में राफेल सौदे ने साझेदारी को और गहरा किया। अब यही सवाल उठता है कि क्या अगला कदम राफेल से आगे बढ़कर छठी पीढ़ी की तकनीक तक पहुंच सकता है? दोस्तों, यही वो जगह है जहां कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने यूरोप के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कार्यक्रम पर वर्षों से काम किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक नया लड़ाकू विमान बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के साथ रिमोट कैरियर और कॉम्बैट क्लाउड जैसी क्षमताएं जुड़ी हों। यानी भविष्य का फाइटर अकेला युद्ध नहीं लड़ेगा, वो अपने साथ कई मानव रहित प्लेटफॉर्म लेकर चलेगा और जरूरत के मुताबिक उन्हें अलग अलग मिशन सौंपे जा सकेंगे। यही अवधारणा भारत के लिए भी बेहद आकर्षक है, क्योंकि इससे एक महंगे और मानव युक्त फाइटर को हर खतरे के सामने सीधे भेजने की जरूरत कम हो सकती है। मान लीजिए किसी दुश्मन क्षेत्र में अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पारंपरिक युद्ध में पहले उस सिस्टम की पहचान करनी होगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या मिसाइल से उसे निष्क्रिय करना होगा और उसके बाद मुख्य विमान आगे बढ़ेगा। लेकिन भविष्य के नेटवर्क केंद्रित युद्ध में मुख्य फाइटर अपने साथ मौजूद मानव रहित ड्रोन को आगे भेज सकता है। ये ड्रोन सेंसर के रूप में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं, दुश्मन की स्थिति का पता लगा सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में जोखिम वाले मिशन को खुद अंजाम दे सकते हैं।
इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज बचती है मानव पायलट की जिंदगी। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी वायुसेनाएं अब मैंड अनमैंड टीमिंग को भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए ये पूरी कहानी सिर्फ फ्रांस से विमान खरीदने की नहीं हो सकती। भारत की सबसे बड़ी जरूरत है टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। अगर भारत भविष्य का फाइटर केवल विदेशी कंपनी से खरीदता है और उसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर, मिशन सिस्टम या महत्वपूर्ण तकनीकों पर उसका नियंत्रण नहीं होता, तो वो केवल एक ऑपरेटर बनकर रह जाएगा। भारत पहले भी कई प्लेटफॉर्म के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशीकरण की चुनौतियों का सामना कर चुका है। इसलिए भविष्य की किसी भी बड़ी साझेदारी में भारत के लिए डिजाइन क्षमता, इंजन तकनीक, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सॉफ्टवेयर और निर्माण क्षमता हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और यहीं पर एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है, इंजन। दोस्तों, किसी भी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की असली ताकत उसके इंजन में छिपी होती है। भारत लंबे समय से स्वदेशी फाइटर इंजन विकसित करने की चुनौती से जूझ रहा है। कावेरी इंजन कार्यक्रम ने देश को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अपेक्षित स्तर का फाइटर इंजन तैयार करना बेहद कठिन साबित हुआ। यही कारण है कि भारत अब विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त इंजन विकास की संभावनाओं पर भी ध्यान दे रहा है। फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बन सकती है। लेकिन यहाँ भी लक्ष्य सिर्फ इंजन खरीदना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए इंजन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य में उसके उन्नत संस्करणों को विकसित करने की क्षमता भारत के भीतर पैदा करना। क्योंकि अगर विमान भारत में बने लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहे, तो रणनीतिक आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाएगी। अब आप सोचिए, अगर भारत भविष्य के फाइटर कार्यक्रम में प्रवेश करता है और उसके साथ उच्च स्तरीय इंजन तकनीक, AI, स्वायत्त ड्रोन, सेंसर फ्यूजन और कॉम्बैट क्लाउड जैसी क्षमताओं का विकास होता है, तो इसका असर सिर्फ वायुसेना पर नहीं पड़ेगा। इससे भारत के पूरे एरोस्पेस उद्योग को बदलने का मौका मिल सकता है। निजी कंपनियां, स्टार्टअप, DRDO, HAL, IITs और देश की दूसरी तकनीकी संस्थाएं एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। भारत आखिर 5वीं पीढ़ी के विमान की दौड़ को पूरी तरह पीछे छोड़कर सीधे 6ठी पीढ़ी की तरफ क्यों देख रहा है? क्या ये रणनीतिक छलांग है या बहुत बड़ा जोखिम? क्योंकि एक तरफ भारत को भविष्य की तकनीक में निवेश करना है, लेकिन दूसरी तरफ आज की वास्तविक जरूरत भी है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा स्क्वाड्रनों की संख्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है और चीन तेजी से अपनी एयर पावर बढ़ा रहा है। इसलिए भारत के लिए एक साथ 2 मोर्चों पर काम करना जरूरी है। आज की सुरक्षा के लिए आधुनिक फाइटर जेट और कल की सुरक्षा के लिए स्वदेशी अगली पीढ़ी की तकनीक। यही कारण है कि AMCA जैसे स्वदेशी कार्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है। अगर भारत भविष्य में 6ठी पीढ़ी की किसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में शामिल भी होता है, तो उसे अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रम को रोकने के बजाय उससे मिलने वाली तकनीकी क्षमता को आगे के विकास की सीढ़ी बनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत किसी एक विमान में नहीं होती। असली ताकत उस तकनीकी क्षमता में होती है जो एक देश को अगली मशीन खुद बनाने की क्षमता देती है। और अगर भारत इस खेल में सफल होता है, कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं होगी। कहानी होगी उस दिन की जब भारत हथियार खरीदने वाले देश से आगे बढ़कर भविष्य की युद्ध तकनीक बनाने वाला देश बनेगा। लेकिन क्या फ्रांस वास्तव में भारत के साथ इतनी गहरी तकनीकी साझेदारी करने के लिए तैयार होगा? क्या इंजन तकनीक में भारत को वो स्तर का सहयोग मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है? क्या FCAS जैसी परियोजना में भारत को बराबर की भूमिका मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को यूरोप की 6ठी पीढ़ी की परियोजना में शामिल होना चाहिए या फिर पूरी ताकत अपने स्वदेशी AMCA और भविष्य के स्वदेशी कॉम्बैट क्लाउड पर लगानी चाहिए? दोस्तों, इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आने वाले दशकों में भारतीय आसमान की तस्वीर कैसी होगी। क्योंकि भविष्य का युद्ध शायद सिर्फ फाइटर जेट बनाम फाइटर जेट नहीं होगा, वो होगा डेटा बनाम डेटा, सेंसर बनाम सेंसर और AI बनाम AI का युद्ध। और अगर भारत ने आज सही तकनीकी फैसला लिया, तो आने वाले समय में भारतीय पायलट अकेले आसमान में नहीं उड़ेंगे, उनके साथ पूरा एक डिजिटल युद्ध नेटवर्क उड़ता दिखाई देगा। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।